Hello everyone. Now we are starting with next question number 6, classwork section, question number 6. So question is like this. Question पढ़ लेते पहले. From the following balance sheet and information, prepare cash flow statement of Rayon Limited for the year ended 31st March 2015. कोई कंपनी की बैलेंस शीट आपको दी है और कंपनी की बैलेंस शीट जो दी है दैट ईयर एंड इज गिवन 31st मार्च 2015 की बैलेंस शीट है. इसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है. अब कैलकुलेशन बैलेंस शीट में देखें तो सबसे पहले बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल ये देखो पहले प्रीवियस ईयर की फिगर बाद में दी है और करंट ईयर की फिगर पहले दी है. 2015 करंट ईयर है, 2014 प्रीवियस ईयर है. तो पहले आपको करंट ईयर की फिगर्स दी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर की फिगर्स. तो प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 5 लाख थी और इस साल 6 लाख हो गया, मीनिंग इक्विटी शेयर 1 लाख बढ़ रहा है. इसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 2 लाख थे, अभी 0 हो गए. इसका मीनिंग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया होगा. फिर CRR का बैलेंस पहले 0 था और अभी 1 लाख है, इसका मीनिंग CRR इस साल क्रिएट किया होगा. इसके बाद है कैपिटल लीजो. पहले कैपिटल लीजो का बैलेंस 0 था, नाउ इट इज 1 लाख रुपीज, यानी CR करंट ईयर में क्रिएट हुआ है. जनरल लीजो पहले था 250 और अभी है 1 लाख, यानी जनरल लीजो को यूटिलाइज किया गया होगा 1,50,000. PNL अकाउंट बैलेंस 50,000 से 70,000 हो गया, तो PNL बढ़ रहा है, मीनिंग करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर किया होगा. देन आफ्टर देयर इज डिबेंचर बैलेंस ऑफ 0 एंड 2 lakhs. लास्ट ईयर डिबेंचर 0 थे और इस साल 2 लाख है, इसका मीनिंग डिबेंचर इशू किए होंगे. इसके बाद है ट्रेड पेबल्स 110 से 1,15,000. वर्किंग कैपिटल में देखेंगे इसका क्या करना है. लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 20,000 से 30,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60 का 95. डिविडेंड पेबल 90 से 60 से 90. ये सारे पॉइंट को एडजस्टमेंट्स के अंदर हम देखेंगे क्या करना है इसका. इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का 150 डिक्रीज हो रहा है. प्लांट्स एंड मशीनरी 5 लाख का 765 इंक्रीज हो रहा है. इन्वेस्टमेंट 80,000 से 50,000 इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है. इन्वेंट्री 90 का 95,000 इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है. डेटर्स 225 से 250 इंक्रीज हो रहा है. कैश एंड बैंक बैलेंस इज गिवन एंड लास्ट में वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट 65,000 एंड 125,000. ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे कैलकुलेशन करते करते. इसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में कुछ 9 एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं. ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स आपको एक बार रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं. उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एडजस्टमेंट्स आप एक बार रीड कर लो, उसके बाद आपका पहला काम ये होगा कि आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. तो वीडियो पॉज करके सबसे पहला काम आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है. क्वेश्चन नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहला आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन आफ्टर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मैंने तीनों एक्टिविटी यहाँ पे रेडी करके रखा है. अब अपना सबसे पहला काम क्वेश्चन रीड कर लिया, एडजस्टमेंट्स आपने पढ़ लियो. उसके बाद अपना सबसे पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आता है, तो अपना क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करना होता है PNL अकाउंट के बैलेंस से. और PNL अकाउंट बैलेंस कहाँ से लेना होता है, एज पर दी बैलेंस शीट. इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो PNL अकाउंट आपको अलग से नहीं दिया है. लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था 5 नंबर, इसमें आपको PNL बैलेंस शीट दोनों दिया था. इस क्वेश्चन के अंदर आपको PNL नहीं दिया है, दैट इज ओनली बैलेंस शीट गिवन. जैसे आगे के क्वेश्चंस अपने किए थे 2nd, 3rd नंबर, 4th नंबर क्वेश्चन जिसमें ओनली बैलेंस शीट दिया था, वैसे यहाँ पे बैलेंस शीट है बट एडजस्टमेंट्स बहुत सारे, कुछ 9 एडजस्टमेंट्स है. ओके, सबसे पहला काम, बाकी सारे क्वेश्चन में करने में कोई चेंज नहीं है. थोड़े नए पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझने को मिलेंगे, थोड़े बहुत लॉजिकल कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है. तो सबसे पहले अपने PNL अकाउंट के बैलेंस है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. और प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे, तो बैलेंस शीट में से. तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखो तो PNL अकाउंट का बैलेंस लास्ट ईयर 50,000 था और इस साल PNL का बैलेंस है 70,000. तो लास्ट ईयर की कंपेयर में PNL अकाउंट का जो बैलेंस है 70,000 हो रहा है, मीनिंग इंक्रीज हो रहा है 20,000 से. लास्ट ईयर बैलेंस 50 था, इस साल 70,000 है, सो 20,000 से PNL बढ़ रहा है. तो 20,000 से PNL अगर बढ़ रहा है तो अपना क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन का अपना स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 20,000 रुपीज प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट. प्रॉफिट करंट ईयर का 20,000, 50,000 से 70,000 हुआ, सो 20,000 प्रॉफिट करंट ईयर का. आफ्टर दैट उसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं नॉर्मली. तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1,20,000. क्या बोल रहा है कि आपको 1,20,000 की लैंड हमने 150 पे सेल की, 30,000 का प्रॉफिट हुआ. आगे बोला है कि बैलेंस ऑफ लैंड वाज रिवैल्यूड. लैंड हमने कुछ सेल की है, सारी की सारी सेल नहीं की है, कुछ लैंड का जो कुछ पोर्शन है उसको हमने सेल कर दिया और उसको हमने सेल किया 120 की लैंड को 150 पे, सो 30,000 का प्रॉफिट हुआ उसमें. आगे बोला है बैलेंस ऑफ द लैंड वाज रिवैल्यूड, मीनिंग लैंड का जो बाकी का पोर्शन पड़ा था उसको हमने रिवैल्यूएशन किया, सेल नहीं किया, रिवैल्यूएशन किया.
आगे बोला है कि कैपिटल रिजर्व कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड ऑन रिवैल्यूएशन। मीनिंग क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है, बैलेंस शीट हमने अभी देखा था, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको एक रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया था। वो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो कैपिटल रिजर्व आपको बैलेंस शीट के अंदर एक दिया था, वो कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस आपको ये बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है उसमें दो चीजें इंक्लूड है। लैंड बेचने से तो प्रॉफिट हुआ 30,000, वो भी इसमें इंक्लूड है, और दूसरा बाकी की लैंड का जो रिवैल्यूएशन हुआ उसका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था वो भी कैपिटल रिजर्व में इंक्लूड है। अब एक बार यहाँ पे आप बैलेंस शीट में देख ले तो कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है ना, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस इट इज गिवन 1 लाख रुपीज, कैपिटल रिजर्व बैलेंस इज गिवन रुपीज 1 लाख। अब आपको ऐसा बोल रहे कि कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस 1 लाख है, इसमें 30,000 का वो इन्वेस्टमेंट लैंड सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ था, 120 की लैंड को 150 पे सेल किया, सो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ था लैंड सेल करने पे, वो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है कैपिटल रिजर्व में। और बाकी का जो 70,000 है, ये 70,000 आपको ऐसा बोला है कि बाकी की लैंड को रिवैल्यूएशन किया था, और रिवैल्यूएशन करके जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 लाख में से 30,000 प्रॉफिट है और 70,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ठीक है। बट आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व प्रॉफिट को बाइफ्रिकेट नहीं करना, ये खाली समझने के लिए था कि 1 लाख रुपए यानी प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया गया। लैंड बेचने से जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल नेचर का, वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो कहां पे पड़ा है, तो वो प्रॉफिट जो लैंड बेचने का प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में है, पीएनएल में नहीं गया, ठीक है। अब देखो, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी चेक करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में ओपनिंग है 2 लाख रुपए, यहाँ पे देखो ओपनिंग है 2 लाख रुपए और क्लोजिंग है 1,50,000। ओपनिंग 2 लाख है और क्लोजिंग है 1,50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है 50,000 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको बोला है कि 120 की तो लैंड सेल की थी। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो खाली 50,000 आ रहा है, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में तो ये बोला है कि 120 की तो लैंड हमने सेल की थी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ओपनिंग क्लोजिंग का लैंड एंड बिल्डिंग का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो डिफरेंस और ये एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस है 120, ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसका ये सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो हम अकाउंट बनाते हैं जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस और एडजस्टमेंट की अमाउंट का डिफरेंस अगर मैच ना हो तो हम क्या करते हैं, तो उसका हम लेजर बनाते हैं और लेजर बना के उसकी अमाउंट को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग है 2 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग है ओपनिंग 2 लाख एंड क्लोजिंग 150। आपको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाजू में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एडिशनली एडजस्टमेंट्स, ऐसा हमें पहले से पता नहीं होता कि इतने अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे यू विल कम टू नो कि ये अकाउंट जो है ये आपको नेसेसरी है, ये अकाउंट की जरूरत है, ये अकाउंट की जरूरत नहीं है। ओके, इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर था 2 लाख रुपीज। यहाँ पे एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस था 1,50,000। सो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2, यहाँ पे 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि ये असेट है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ रुपीज 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको बोला है 1,50,000। सो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,50,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो आपको क्वेश्चन में बनाना एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ेगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमने बना दिया। ओपनिंग 2 लाख एंड क्लोजिंग 150। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे ये बोला था कि 120 की लैंड को 150 पे सेल किया। पहला एडजस्टमेंट, इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट इनफैक्ट, तो इसमें पहला एडजस्टमेंट हम ये करते हैं कि 120 की लैंड को 150 पे सेल किया था, तो सेल्स की एंट्री करते 150 पे सेल करना है। तो लैंड को सेल करने की एंट्री बोलो तो एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो लैंड को सेल करने की एंट्री यहाँ पे एंट्री विल बी बैंक अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट से रहेगा बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया था, तो 120 की लैंड को 1,50,000 पे सेल किया था, तो एंट्री बैंक अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, 1,50,000। प्रॉफिट की एंट्री अभी बाकी है तो मैंने खाली सेल्स की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,50,000। अब ये एंट्री जो आपने बोली बैंक अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये एंट्री के अंदर आपका कैश बैंक या पीएनएल आ रहा है क्या, ये सारा है, कैश एंड बैंक अकाउंट आ रहा है, बराबर। तो अगर क्वेश्चन में एंट्री जब आप बोलो तो एंट्री में अगर कैश बैंक या पीएनएल आता है तो इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंट्री आपने बोली बैंक अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग, एंड लैंड एंड बिल्डिंग बेचना, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और जब आप इसको सेल करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमने सेक्शन रखा है, पॉइंट नंबर सेक्शन बी होता है अपना, लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो होगा।
एंट्री आपने बोली बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग, एंड एंट्री में जब भी कैश बैंक या पीएनएल आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट देनी पड़ेगी। और इस एंट्री में कैश बैंक और पीएनएल दोनों साथ नहीं है, खाली बैंक अकाउंट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट आएगी? ओनली वन इफेक्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में इसको शो करेंगे पॉइंट नंबर 1 करके, दैट इज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने में सेल किया था? तो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड आउट फॉर ₹1,50,000। 1,50,000 में इनफ्लो हुआ था, तो इसको पॉजिटिव साइन से शो करेंगे 1,50,000 कैश इनफ्लो। ओके, अभी एक एंट्री इसके साथ साथ बाकी, ये 120 का जो लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस था 120 और इसको हमने सेल किया था 1,50,000 पे। तो 120 को 150 पे सेल किया तो 30,000 का प्रॉफिट होगा। बट अभी हमने जो एडजस्टमेंट पढ़ा, तो एडजस्टमेंट में तो ये बोला था कि 30,000 का जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया था, उसको कहाँ ले गए थे? कैपिटल रिजर्व में। तो नॉर्मली अगर प्रॉफिट पीएनएल में ले जाते तो इसकी एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग टू पीएनएल। अगर ये प्रॉफिट को पीएनएल में ले जाते तो उसकी एंट्री क्या होती है? लैंड एंड बिल्डिंग टू पीएनएल। बट इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ये प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ किया? कैपिटल रिजर्व में। तो ये प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? तो लैंड एंड बिल्डिंग टू पीएनएल की जगह क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व। कितना प्रॉफिट था? 30,000। और ये 30,000 का जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट नीचे ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेते कि प्रॉफिट का जो पोर्शन था 30,000, इसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर करने की जगह ट्रांसफर कहाँ किया था? कैपिटल रिजर्व में। ओके, अगर सपोज ये पीएनएल में ट्रांसफर हुआ होता, पहले ये सोचते, अगर ये पीएनएल में ट्रांसफर हुआ होता तो क्या होता? तो अगर ये पीएनएल में ट्रांसफर होता तो एंट्री होती लैंड एंड बिल्डिंग टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होता, एंड पीएनएल अकाउंट अगर क्रेडिट होता तो एंट्री में अगर पीएनएल आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट देनी पड़ती। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीएनएल अगर अपने पीएनएल अकाउंट में अगर आपने क्रेडिट किया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज पीएनएल में क्रेडिट की है जो एक्चुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिमूव करने के लिए पीएनएल क्रेडिट हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेबिट मीनिंग क्या? माइनस। तो अगर ये 30,000 रुपीज पीएनएल में जाता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे जो स्टार्टिंग में प्लस या माइनस शो करते हैं, यहाँ पे हमको यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इसको माइनस करना पड़ता। बट ये इनफैक्ट पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया था, ये प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ले गए, एंड कैपिटल रिजर्व तो बैलेंस शीट के अंदर होता है, तो पीएनएल में कोई अमाउंट गई, 30,000 का जो प्रॉफिट है पीएनएल में गया नहीं था, इसीलिए ये 30,000 की इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। और अदरवाइज आप एंट्री बोले तो एंट्री क्या हुई? इन लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री में कहीं पीएनएल या कैश बैंक नहीं आया तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी एंट्री नहीं आएगी। ओके, इसके बाद आपको उसी एडजस्टमेंट में आपको ये बोला था कि बाकी की लैंड का रिवैल्यूएशन किया था और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। अब हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस देखा था, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल अकाउंट का कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस था वो 1 लाख था। उसमें से हमें ये पता चल गया कि उसमें से 30,000 तो इन लैंड बेच के प्रॉफिट हुआ था, वो था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कैपिटल रिजर्व अगर 1 लाख का ओपनिंग तो जीरो था, एक बार वापस आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देखो कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आप देखो यहाँ पे जीरो था और क्लोजिंग है 1 लाख रुपीज। ओपनिंग जीरो है और क्लोजिंग 1 लाख है, मीनिंग इंक्रीज कितना हो रहा है? नेट 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो रहा है। इसमें 30,000 आपको स्पेसिफिक बोला है कि वो प्रॉफिट की वजह से, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी का 70,000 जो पूरा है, ये पूरा 70,000 किसकी वजह से होगा? तो ऑब्वियसली वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया होगा? तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो उसकी एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व अगेन। तो जैसे ये प्रॉफिट की एंट्री हुई थी वैसे ही रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी एंट्री यही होगी कि लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना होगा? 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व 70,000, और ये आप बाजू में ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 70,000। एंट्री हुई लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व। अब ये जो एंट्री है उसमें पीएनएल या कैश बैंक नहीं आया, एंट्री हुई लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व। ना तो पीएनएल आया ना तो कैश बैंक आया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। अगर ये पीएनएल में जाता तो इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आती, बट एट प्रेजेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। ओके, चलो मुझे ये बताओ, क्या अब आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? जब आप बैलेंस शीट करोगे तो बैलेंस शीट में क्या कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? ना। क्यों? तो ओपनिंग जीरो था कैपिटल रिजर्व का और क्लोजिंग 1 लाख है। वो 1 लाख एग्जैक्टली क्यों आया? क्या उसका बाइफर्केशन आपको मिल गया क्या? यस, मिल गया। अगर आपको बाइफर्केशन मिल गया कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस 1 लाख का है, वो 1 लाख कहाँ से आया, तो फिर खाली खाली अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट जब आपको पता ना चले कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जो अमाउंट है वो कहाँ से आ रहा है, तो फिर उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट किया, सेकेंड एडजस्टमेंट था, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकेंड एडजस्टमेंट है 1 अप्रैल 2014
प्लांट सोल्ड फॉर ₹70,000, ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, बुक वैल्यू 50,000 एंड डिबेंचर वर्थ ₹1 lakh इश्यू एट पार एट अ पार कंसिडरेशन ऑफ 4.5 lakh रुपीज लैंड प्लांट एक्वायर्ड। इसके अंदर भी दो एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट आपको ये बोला है कि 90,000 की कॉस्ट प्राइस का प्लांट जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, तो इसमें ये जो कॉस्ट प्राइस है 90,000 इसका कोई इनफैक्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको तो ये बुक वैल्यू देखने का कि 50,000 की बुक वैल्यू का प्लांट कितने में सेल किया, 70,000 पे प्लांट को सेल किया। 50,000 के बुक वैल्यू का प्लांट 70,000 पे सेल किया तो इसका मीनिंग 20,000 का प्रॉफिट हुआ। 50 का प्लांट 70 में सेल किया तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब आपको इसके लिए प्लांट एंड मशीन अकाउंट देखना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग देखो तो है 5 लाख रुपए और क्लोजिंग है 765, तो इसका मीनिंग प्लांट एंड मशीन में 2,65,000 का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको ये बोला है कि प्लांट हमने एक बार सेल किया था कितने का, 50,000 का, और एक बार नया खरीदा था 4,50,000 का। एक प्लांट खरीदा है 450 का, एक 50,000 का सेल किया है। सो अगर आप नेट करो तो कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए हो रहा है। और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस प्लांट एंड मशीन का 4 लाख नहीं हो रहा है, 365 हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग और ट्रांजैक्शन की अमाउंट मैच नहीं हो रही है, बराबर। एंड ये मैच अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिर इसका प्लांट एंड मशीन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ओपनिंग 5 लाख और 765 क्लोजिंग। तो चलो अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, नया अकाउंट, सेकेंड अकाउंट यहाँ पे, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस था 5 lakhs और क्लोजिंग था 765। ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस है 7,65,000। सो बैलेंस क्रेडिट डाउन 7,65,000। प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट वापस एक बार रीड करें। इसके अंदर दो एडजस्टमेंट्स है। पहला एडजस्टमेंट था कि 50,000 का प्लांट कितने में बेचा, 70,000 पे। कॉस्ट प्राइस का कोई मीनिंग नहीं है, वो देखने की जरूरत नहीं है आपको, बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो देखो। तो 50,000 का प्लांट अगर 70,000 पे सेल किया था, 50,000 का प्लांट अगर 70,000 पे सेल किया था तो पहले सेल्स की एंट्री पास करते हैं। प्लांट सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। एंट्री पास करें यहाँ पे बैंक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 70,000, प्लांट सेल किया था 70,000 पे, तो बैंक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 70,000। ओके, एंट्री का पोस्टिंग क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा क्या, सोच लो। एंट्री वापस बोलो, क्या एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीन। तो एंट्री के अंदर अगर बैंक अकाउंट आया है, पीएनएल आया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट ऑब्वियसली आएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कहाँ पे शो करेंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। प्लांट खरीदना है, बेचना, प्लांट इज योर असेट। असेट में कोई भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सेकेंड नंबर का पॉइंट, दैट इज सेल ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। यहाँ पे शो करेंगे इसको, सेल ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। कितने में सेल किया था, तो 70,000 पे इसको सेल किया था। और इसको जब सेल किया था 70,000 पे, तो सेल करने के बाद इसको सेल किया था, इसके बाद सेल करने के बाद 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 20,000 का जब प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट की इफेक्ट क्या होगी, तो प्रॉफिट की एंट्री जाएगी पीएनएल में। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि इसका जो प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में ले गया एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं है। सो 20,000 का प्योरली जो प्रॉफिट था, 50,000 का प्लांट 70 में बेचा, तो 20,000 का जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट ऑब्वियसली कहाँ पे ट्रांसफर किया होगा, पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। तो एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीन टू पीएनएल। एंट्री का पोस्टिंग करें, 20,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ था, तो ये प्रॉफिट की एंट्री प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, 20,000। सो प्लांट एंड मशीन टू पीएनएल 20,000 का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट को पीएनएल में क्रेडिट किया था, ठीक है। अब प्लांट को प्रॉफिट में क्रेडिट, अरे प्रॉफिट जो था वो पीएनएल में अगर क्रेडिट हुआ था, तो ये 20,000 जो प्रॉफिट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जबकि ये गया कहाँ पे, पीएनएल में। एंड पीएनएल में गया तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया होगा, तो उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये एंट्री थी प्लांट एंड मशीन टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया होगा, तो अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 से। डेबिट का मीनिंग क्या होता है, माइनस।
तो पहले आपने इसको क्रेडिट किया था, मीनिंग प्लस किया था, तो अब डेबिट करेंगे, मीनिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के हेड में यहाँ पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट आया, दैट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹20,000, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹20,000। ओके, इसके बाद इसी एडजस्टमेंट नंबर 2 में एक और पॉइंट था, वहां पे बोला था कि एक और हमने प्लांट खरीदा 4,50,000 का, एक और हमने प्लांट खरीदा 4,50,000 का, और ये प्लांट खरीदने के लिए 4,50,000 का प्लांट खरीदने के लिए आपको ये बोला है कि 1 लाख रुपए के हमने डिबेंचर इश्यू किए थे। अब 450 का प्लांट खरीदने के लिए अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए थे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी का कैश पेमेंट किया होगा। 4,50,000 का प्लांट खरीदने के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए कैश पे किया था तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी का 3,50,000 जो है वो कैश पे किया होगा। तो इसकी एंट्री अगर आप बोलो तो एंट्री होगी प्लांट्स अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू कैश अकाउंट कितना 3,50,000 टू डिबेंचर अकाउंट कितना 1 लाख। एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट 450 टू डिबेंचर 1 लाख टू कैश अकाउंट 350। अगर एंट्री का पोस्टिंग करे, सबसे पहला काम एंट्री का पोस्टिंग करे प्लांट्स एंड मशीनरी अकाउंट में, तो अकाउंट अपने यहाँ पर रेडी है प्लांट्स एंड मशीन अकाउंट। तो इसके अंदर पहले परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री आपने बोली थी प्लांट्स एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,50,000, बैंक अकाउंट 3,50,000, प्लांट अकाउंट प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,50,000 टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कितने के इश्यू किए थे 1 लाख के, तो टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख, टोटल कितना हुआ 4,50,000। ओके, सो 450 का प्लांट खरीदने के लिए 350 का कैश गया और 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए। चलो एंट्री के अंदर कहीं पे कैश बैंक या पीएनएल आया क्या, यस आया, कैश बैंक आया, पीएनएल नहीं है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। ओके, प्लांट खरीदना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो प्लांट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे पॉइंट नंबर 3 करके, दैट इज परचेज ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी ऑफ ₹3,50,000 आउटफ्लो होगा, तो माइनस साइन से इसको शो करना पड़ेगा 3,50,000। और बाकी का 1 लाख जो था वो तो डिबेंचर इश्यू किए थे। अब आप समझो डिबेंचर अगर आपने इश्यू किए थे तो साथ साथ आपको डिबेंचर अकाउंट भी देखना पड़ेगा, इससे कनेक्टेड जितने भी अकाउंट्स है वो आपको साथ में देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे तो चलेगा, साथ में इसको समझना पड़ेगा। तो डिबेंचर अकाउंट में आप देखो तो डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग है 2 लाख रुपए। डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग है 2 लाख रुपए। अब ये मीनिंग समझो, इसका मीनिंग कि डिबेंचर इस साल में 2 लाख के डिबेंचर इश्यू किए होंगे, करंट ईयर में डिबेंचर कितने इश्यू किए होंगे, 2 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए होंगे। इसमें से 2 लाख के डिबेंचर में से 1 लाख के जो डिबेंचर है वो आपने प्लांट के अगेंस्ट में इश्यू किए थे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी के 1 लाख के जो डिबेंचर है वो कैश में इश्यू किए होंगे, बराबर। तो जो डिबेंचर आपने प्लांट के अगेंस्ट में इश्यू किए थे तो एंट्री क्या हुई, प्लांट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, और ये एंट्री में ना तो कोई कैश इनफ्लो हुआ ना तो कोई कैश आउटफ्लो हुआ। तो ये जो ट्रांजैक्शन है डिबेंचर के सामने, सॉरी प्लांट के सामने आपने डिबेंचर इश्यू किया तो इसकी कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं आएगी, बट जो बाकी के 1 लाख के डिबेंचर आपने मार्केट में इश्यू किए होंगे तो उसकी इफेक्ट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी, क्योंकि वो डिबेंचर जो आपने इश्यू किए होंगे उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर, एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर। तो साथ साथ ये एडजस्टमेंट भी आपको बाद में करना हो तो भी कर सकते हैं, बट अगर बाद में करने जाओगे तो भूल भी सकते हो कि आप भूल जाओगे कि एडजस्टमेंट इससे कनेक्टेड था। तो अब आपको पता है हम कर रहे थे प्लांट अकाउंट, पहुंच गए डिबेंचर के ऊपर, तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप प्लांट का ट्रांजैक्शन करें तो आप खाली बस प्लांट के ट्रांजैक्शंस लिखते जाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब प्लांट की बातें लिख दो, ऐसा नहीं। बट प्लांट से कनेक्टेड अगर डिबेंचर आता है, अगर कैपिटल रिजर्व आता है या और कोई अकाउंट आता है तो वो अकाउंट कनेक्टेड अकाउंट भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, बाद में करने का ट्राई करोगे और बाद में भूल गए हो तो आंसर मैच नहीं होगा। तो इमीडिएटली जितने भी कनेक्टेड अकाउंट्स है वो साथ में आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपने 1 लाख के डिबेंचर तो प्लांट के अगेंस्ट इश्यू किए थे, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं आएगी। रीजन, उसकी एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्री में ना तो कोई पीएनएल आता है ना तो कैश बैंक आता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं होगी। बाकी के 1 लाख के डिबेंचर है वो कैश के अगेंस्ट इश्यू किए होंगे तो उसकी एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। तो उसको आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा। डिबेंचर इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। डिबेंचर जो आपने इश्यू किए थे, इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ 1 लाख।
वैसे 2 लाख के थे, बट 1 लाख में प्लांट आया था और बाकी के 1 लाख में कैश आया था। तो जितना आपने कैश रिसीव किया था, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमको खाली कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो यही देखना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो कैश का इनफ्लो हुआ था 1 लाख और इसको पॉजिटिव साइन पे शो करेंगे, और बाकी का 1 लाख था वो हमने प्लांट अकाउंट में शो कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या डिबेंचर अकाउंट बनाने की जरूरत है, ये सोचो। क्या क्वेश्चन के अंदर आपको डिबेंचर अकाउंट बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? तो डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 2 लाख था और आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि 2 लाख किसकी रीजन की वजह से हुआ था, 2 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा था। तो 1 लाख के डिबेंचर प्लांट के अगेंस्ट इश्यू किए थे और 1 लाख के डिबेंचर मार्केट में इश्यू किए होंगे। तो ये बैलेंस मैच हो गया, तो फिर आपको ये प्लांट अकाउंट डिबेंचर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप लास्ट में बैलेंस शीट रीड करो तब आपको डिबेंचर अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये एडजस्टमेंट नंबर 2 अभी कंप्लीट हुआ। ओके, इसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस 50,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 70,000। 50,000 के इन्वेस्टमेंट को 70,000 पे सेल किया। अब आप बैलेंस शीट में देखो, असेट साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 50,000 थी और अभी है 80,000 पहले थी और अभी है 50,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस आप देखो तो 30,000 का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है, 30,000 का। और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए थे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आया खाली 30,000 का और इन्वेस्टमेंट सेल किए थे 50,000। बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, अमाउंट मैच नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग था इसका 80, क्लोजिंग है 50, तो इसका पहले हम अकाउंट बना लेते। तो आगे जो हमने 2 अकाउंट पहले बनाए थे, प्लांट्स एंड मशीनर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, अब तीसरा एक अकाउंट बना देते, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे थर्ड नंबर का एक अकाउंट दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे हेडिंग लिख दे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 50,000, ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 50,000, सो बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इज 50,000। ओके, अब एडजस्टमेंट वापस एक बार पढ़ ले, क्या था एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये बोला था कि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस 50,000 सोल्ड फॉर रुपीज 70,000। 50,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 70,000 पे सेल कर दिया। तो 70,000 पे सेल किया है तो सेल्स की एंट्री यहाँ पे सबसे पहले सेल्स की एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 70,000। ओके, 50,000 के इन्वेस्टमेंट 70,000 पे सेल किए तो 20,000 का प्रॉफिट भी होगा, तो प्रॉफिट की एंट्री भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट की एंट्री पीएनएल में क्रेडिट होगी और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगी। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। एंट्री प्रॉफिट की क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। और आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट को सीआर में ले गए थे या एक्सेट्रा और कहीं पे ले गए थे, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये प्रॉफिट ऑब्वियसली पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। यहाँ पे मैंने 2 एंट्री की, इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री और एक एंट्री थी प्रॉफिट की एंट्री। दोनों एंट्री का कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्टिंग समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेल किया था 70,000 पे, तो 70,000 पे सेल करने की एंट्री क्या थी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट सेल किया तो ऑब्वियसली अब तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसमें कुछ आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा ये। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट में इसको पॉइंट नंबर 4 में इसको शो करेंगे, दैट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया था, 70,000 पे सेल किया था और प्रॉफिट कितना हुआ था, 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। एंट्री क्या की होगी, प्रॉफिट की एंट्री क्या की होगी, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। पीएनएल अगर क्रेडिट किया तो अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट मीनिंग क्या, माइनस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इसको ऑपरेटिंग में से माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट वॉज 20,000। ओके, ये एक और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 पे पहुंचे। एडजस्टमेंट नंबर 4 आपको ये बोला है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव फॉर रुपीज 5,000 एंड एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये वाला जो पॉइंट है हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो कैपिटल नेचर का होता है, अपनी मेहनत की कमाई नहीं है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मीनिंग हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे उसके पहले वो डिविडेंड अक्रू हो चुका है, रिसीव अभी हुआ, बट अक्रू पहले हो चुका है, ड्यू पहले हो चुका है, रिसीव अभी हो रहा है।
यानी किसी और का डिविडेंड आपको मिल रहा है, मीनिंग ये कैपिटल नेचर का डिविडेंड होता है, प्री इक्विजिशन डिविडेंड कैपिटल नेचर का डिविडेंड होता है, जिसको हम आपको याद होगा कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं और फिर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं इन्वेस्टमेंट चैप्टर में। सिमिलर पॉइंट यहाँ पे कि 5000 का प्री इक्विजिशन डिविडेंड 5000 का वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो नॉर्मली डिविडेंड मिलने की एंट्री क्या होगी, नॉर्मली डिविडेंड मिलने की एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट एंड देन डिविडेंड टू पीएनएल, ऐसा होता है। या डायरेक्ट एंट्री बोलूँ तो कैश और बैंक टू पीएनएल ऐसा होगा। कैश डबल एंट्री से बोलूँ तो कैश और डबल एंट्री अगर बोलूँ तो कैश बैंक टू डिविडेंड एंड डिविडेंड टू पीएनएल, ऐसा नॉर्मली होता है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, तो वो डिविडेंड जो मिला था वो डिविडेंड को पीएनएल में ट्रांसफर करने की जगह इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या लिखा है, इट वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीनिंग देयर बाय ये 5000 का जो डिविडेंड मिला था ये डिविडेंड को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, ये डिविडेंड को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जगह इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। सो नॉर्मली एंट्री होनी चाहिए कैश बैंक टू पीएनएल, कैश बैंक टू पीएनएल डायरेक्ट एंट्री, बट इन लोगों ने क्या किया, कैश बैंक टू पीएनएल की जगह कैश बैंक टू क्या किया, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो हमने अकाउंट यहाँ पे एक बनाया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अभी हमने बनाया था, तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पास कर लेते हैं, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बोली आपने, बराबर। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते कैश और बैंक अकाउंट, या यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए थे, तो 5000 रुपीज़ यहाँ पे आपने बोला था, रिकॉर्ड कर दिया। ओके, एंट्री कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। एंट्री में क्या कैश बैंक पीएनएल आ रहा है या कैश बैंक आ रहा है, पीएनएल नहीं आ रहा है, तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट देनी पड़ेगी, एक या दो, ऑब्वियसली एक इफेक्ट, पीएनएल नहीं आ रहा है, ओनली एंट्री में कैश बैंक अकाउंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से मुझे डिविडेंड मिला, तो इसको कौन सी एक्टिविटी में शो करेंगे, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉइंट नंबर 5 पे पहुंचे, दैट इज डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड भले था कैपिटल नेचर का बट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड रिसीव ऑफ ₹5000 यहाँ पे इसको शो कर देंगे। ओके, तो ये डिविडेंड का पॉइंट हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आपको ये बोला है, एक नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने जैसा, ये पहली बार क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। पॉइंट नंबर 5 डायरेक्टर्स है, पॉइंट नंबर 5 में ये बोला है डायरेक्टर्स हैव प्रपोज 15% डिविडेंड, डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर 15% डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। डायरेक्टर्स बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, मीनिंग प्रपोज करते हैं, तो डिविडेंड 15% डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था और आपको करंट ईयर का डिविडेंड 15% रिकॉर्ड करना है। अब आप देखो डिविडेंड बेसिकली होता किसके ऊपर है, वैसे तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों पे होता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है उसका रेट फिक्स होता है, वो हर साल अलग अलग रेट से डिक्लेयर नहीं करना होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करके बोला है क्वेश्चन में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बेसिकली इक्विटी शेयर पे होगा, तो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया 15%। अब यहाँ पे आप देखो तो इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्विटी शेयर में 1 लाख रुपए इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी शेयर का जो बैलेंस है वो 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग इक्विटी शेयर 1 लाख के इस साल में इश्यू किए होंगे, इक्विटी शेयर 1 लाख के इस साल में इश्यू किए होंगे। अब 1 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे, बट कब इश्यू किया होगा, इक्विटी शेयर 1 लाख के कब इश्यू किए होंगे, तो क्वेश्चन में इसकी कोई स्पेसिफिक डेट अगर मेंशन ना की हो, आपके पास बाकी का वैसे पूरा क्वेश्चन है, एक बार जस्ट खाली पॉइंट्स देखने हो एडजस्टमेंट्स के, वो एक बार देख ले। तो हम पॉइंट नंबर 5 पे पहुंचे, इसके पहले तो इक्विटी शेयर का कोई पॉइंट था नहीं। पॉइंट नंबर 6 में देखो तो कुछ प्रेफरेंस शेयर्स की बात है, पॉइंट नंबर 7 में कुछ वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट की बात है, पॉइंट नंबर 8 में इनकम टैक्स की कुछ बात है, और पॉइंट नंबर 9 में कुछ डेप्रिसिएशन की बात है। कहीं पर भी आगे इक्विटी शेयर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया कि इक्विटी शेयर कब इश्यू किए थे। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर अगर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो ये स्टार्टिंग में इश्यू किए होंगे या तो एंडिंग में इश्यू किए होंगे, बराबर। आपको ये दोनों में से कोई एक एजम्पशन लगाना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर आपने कब इश्यू किए होंगे। तो नॉर्मली हम ऐसा क्वेश्चन में अगर मेंशन ना किया हो तो आप ये नोट डाउन करके रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नोट डाउन करके रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया होगा कि अगर डिबेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन या इश्यू हो रहे हैं, अगर उसकी कोई डेट नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये मान लेने का कि ये जो इश्यू हुआ है वो स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में हुआ होगा, ईयर के स्टार्टिंग में ये इश्यू किए होंगे, ये आपको मान लेने का, बराबर। तो ईयर के स्टार्टिंग में अगर ये इश्यू हुए हैं तो 5 लाख के इक्विटी शेयर थे और 6 लाख हो गए, तो 1 लाख की इक्विटी शेयर आप मान लो, अज्यूम कर लो कि ये स्टार्टिंग में इश्यू किए होंगे। अब स्टार्टिंग में इश्यू किए होंगे तो अब आपका इक्विटी शेयर का जो बैलेंस है वो स्टार्टिंग से 6 लाख हो गया, पहले 5 लाख था स्टार्टिंग में, और इसके बाद 1 लाख की इक्विटी शेयर स्टार्टिंग में इश्यू किए ईयर के स्टार्टिंग में, तो ईयर के स्टार्टिंग में आपकी इक्विटी शेयर का बैलेंस स्टार्टिंग से कितना हो गया, 6 लाख हो गया।
तो अब मुझे ये बताओ कि डिविडेंड किसके ऊपर देना पड़ेगा, 5 लाख और 6 लाख। तो स्टार्टिंग से अपना डिविडेंड इक्विटी शेयर का जो बैलेंस हो 6 लाख हो गया, तो उसका जो डिविडेंड है वो भी 6 लाख के ऊपर होगा 15%। तो 6 लाख का 15% आप कैलकुलेट करो तो 6 लाख का 15% कितना आता है, 90,000 का डिविडेंड आएगा। अब क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिया था डिविडेंड पेएबल का, जो मैं आपको लास्ट 2-3 क्वेश्चन से बोल रहा था कि क्या बैलेंस शीट के अंदर डिविडेंड पेएबल अकाउंट है, चेक करो, इंट्रीम है कि फाइनल डिविडेंड है वो चेक करो। तो ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब देखो करंट ईयर का डिविडेंड आपने कैलकुलेट क्या किया, 6 लाख का 15%, तो 6 लाख का 15% करो तो 90,000 का डिविडेंड आएगा। अब यहाँ पे देखो कोइंसिडेंटली नहीं है, ये 90,000 वो जो हमने कैलकुलेट किया वही है, 6 लाख का 15%, ये 90,000 का जो डिविडेंड आपको दिख रहा है, ये 90,000 का डिविडेंड ये करंट ईयर का प्रपोज हुआ है। तो अगर आप समझो ये 90,000 करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, तो ये 60,000 कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है कि 60 से 90 डिविडेंड के अंदर, ऐसा नहीं समझना है कि 60 का 90 हुआ तो 30,000 से इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं मानना है। डिविडेंड के अंदर ये होता है कि पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड की बात करें, इंट्रीम डिविडेंड जो होता है वो इंट्रीम डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं होता है। ये डिविडेंड पेएबल अगर बैलेंस शीट में आपको दिखे तो ये डिविडेंड पेएबल जब भी बैलेंस शीट में देखो तो समझना है कि फाइनल डिविडेंड है, इंट्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्रीम डिविडेंड तो करंट ईयर में डिक्लेयर होता है और पे भी हो जाता है, बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकता। इंट्रीम डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर भी होता है, पे भी हो जाता है, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में, लायबिलिटी के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। तो डिविडेंड पेएबल जब भी बैलेंस शीट में लिखा हो लायबिलिटी साइड, इसका मीनिंग कौन सा डिविडेंड समझने का, फाइनल के इंट्रीम, फाइनल डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन आप याद करो, क्वेश्चन में डिविडेंड पेएबल ना लिखा हो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ऐसे डिविडेंड पेएबल ना लिखा हो, और फिर भी क्वेश्चन में डिविडेंड का पॉइंट अगर आपको दिया हो तो क्या समझने का कि वो कौन सा डिविडेंड था, इंट्रीम डिविडेंड। लास्ट क्वेश्चन आप रिफर करो। लास्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल नहीं था और एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि 6,000 रुपए डिविडेंड पे किया, तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि वो डिविडेंड को कौन सा डिविडेंड कंसीडर करो, इंट्रीम डिविडेंड, क्योंकि अब बैलेंस शीट में लास्ट ईयर में लायबिलिटी ही नहीं है और फिर भी पे कर रहे हो। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी, जैसे यहाँ पे 60,000 की लायबिलिटी आपको दिख रही है, वैसे लास्ट ईयर लायबिलिटी में हो ही नहीं, फिर भी अगर आप पे कर रहे हो तो इसका मीनिंग पिछले साल का तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली करंट ईयर का इंट्रीम होगा। और ईयर एंड के करंट ईयर का जो फाइनल होता है वो पे नहीं होता, हमेशा पे नेक्स्ट ईयर होता है। तो करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड, वो खाली करंट ईयर में प्रपोज होता है, जबकि पेमेंट कब होता है, वो नेक्स्ट ईयर होता है। तो फाइनली यहाँ पे वापस एक बार पॉइंट्स रिपीट करूँ तो मेरे पास फाइनली इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो इक्विटी शेयर का ओपनिंग था 5 लाख। ओके, इक्विटी शेयर का क्लोजिंग कितना था, तो इक्विटी शेयर का क्लोजिंग बैलेंस था कितना, 6 लाख रुपए। इक्विटी शेयर का ओपनिंग कितना था, 5 लाख, क्लोजिंग कितना था, 6 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू हुए। ओके, हमने अज्यूम किया कि 1 लाख इक्विटी शेयर का भी इश्यू हुए थे, तो हमने अज्यूम किया कि वो स्टार्टिंग में इश्यू होंगे। ओके, अगर स्टार्टिंग में इश्यू हुए तो आपको डिविडेंड किसके ऊपर पे करना पड़ेगा, 6 लाख पे कि 5 लाख, तो 6 लाख पे करना पड़ेगा। डिविडेंड का रेट करंट ईयर का कितना है, 15%, तो 6 लाख का 15% करो तो डिविडेंड कितना आएगा, 90,000। तो ये 90,000 जो डिविडेंड आप देख रहे हो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। तो ये 60,000 जो पिछले साल का है वो क्या है, तो ये पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है। ओके, अब नॉर्मली सिचुएशन प्रैक्टिकली ये होता है कि पिछले साल का जो डिविडेंड प्रपोज होता है वो कब पे होता है, इस साल में। डिविडेंड जो पिछले साल का प्रपोज होता है वो पे कब होता है, इस साल में। तो ये 60,000 जो पिछले साल का डिविडेंड है ये करंट ईयर में पे होगा, और 90,000 जो करंट ईयर का जो डिविडेंड आप देख रहे हो ये करंट ईयर में प्रपोज होगा। अब ये मत समझने का कि 60 का 90 हुआ तो 30,000 डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। डिविडेंड के अंदर ऐसा नहीं होता, डिविडेंड पिछले साल का पूरा पे हो जाता है और नया जो होता है वो क्रिएट होता है। पिछले साल का पे होता है और करंट ईयर का प्रपोज होता है। दूसरी चीज, डिविडेंड पेएबल अगर बैलेंस शीट में देखे तो उसको कौन सा डिविडेंड मानेंगे, इंटरिम की फाइनल डिविडेंड, तो ऑलवेज फाइनल डिविडेंड। बैलेंस शीट में हो तो इसका मीनिंग फाइनल डिविडेंड है। पिछले साल का क्या अज्यूम करेंगे कि पिछले साल का डिविडेंड क्या हुआ, पे हो गया होगा, और करंट ईयर का क्या हुआ होगा, प्रपोज हुआ होगा। और ये 90,000 की जो बैलेंस अमाउंट आपको जो दी है करंट ईयर की, ये भी हमने मैच कर ली, कहाँ से आई थी, तो 6 लाख का 15% डिविडेंड जो हमने कैलकुलेट किया तो 90,000 आ रहा था, वो भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका एडजस्टमेंट करें तो सबसे पहला काम ये करेंगे, ये पिछले साल का जो 60,000 है उसका क्या करेंगे, तो इसको कंसिडर करेंगे कि ये पे कर दिया होगा। ये 90,000 जो करंट ईयर का है उसको अभी आप पेंडिंग रखो। 90,000 जो आपको करंट ईयर का दिख रहा है उसको पेंडिंग रखो, पहले पिछले साल का खत्म करें। तो पिछले साल का 60,000 जो पिछले साल में प्रपोज हुआ था, तो पिछले साल का डिविडेंड आपने प्रपोज किया था वो इस साल पे किया होगा, तो इस साल 60,000 का डिविडेंड आपने पे किया है। एंड डिविडेंड पे करना कौन सा एक्टिविटी होता है, डिविडेंड इक्विटी शेयर पे होता है। इक्विटी शेयर कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसमें डिविडेंड जो पे किया वो भी उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका डिविडेंड भी
फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसिडर्ड होगा। तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको शो करेंगे पॉइंट नंबर 2 करके, दैट इज डिविडेंड पेड फॉर प्रीवियस ईयर, कितना 60,000। ओके, पे किया तो आउटफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन से शो करेंगे 60,000। और करंट ईयर का 90,000 प्रपोज हुआ होगा। अब डिविडेंड जो करंट ईयर का प्रपोज हुआ, तो डिविडेंड प्रपोज की एंट्री होती है पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल। एंट्री क्या होती है, डिविडेंड बेसिकली प्रपोज कहां से होता है, पीएनएल में से, तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल, पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल। तो एंट्री में पीएनएल अकाउंट आया, पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ। ओके, पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल। अभी डिविडेंड पे नहीं किया, खाली क्या किया, प्रपोज किया, तो कौन सा एक्टिविटी हुआ, नॉन कैश एक्टिविटी हुआ। एंड अगर ये नॉन कैश एक्टिविटी है, पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल नॉन कैश एक्टिविटी, पीएनएल में डेबिट हुआ, तो डेबिट मीनिंग क्या हुआ, माइनस हुआ। तो अब आपको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर जब आप पीएनएल अकाउंट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर पहला नंबर का पॉइंट यहाँ पे आपको करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड। वर्ड क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है, बट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये 15% जो है, ये 15%, 6 लाख का 15%, 90,000 रुपीज, ये करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, जो करंट ईयर में आपने 6 लाख पे प्रपोज किया था, जो पीएनएल में डेबिट किया था बट कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। तो ये नॉन कैश एक्टिविटी हुआ, तो इसको प्रॉफिट में वापस पीएनएल में डेबिट किया था तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। सो डिविडेंड का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको ये बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑल द डिबेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे आपको दो बातें बोली है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कब किया था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और डिबेंचर को इश्यू किया था, आगे बोला है कि डिबेंचर को इश्यू किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। डिबेंचर को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया था बिगिनिंग में और डिबेंचर को इश्यू किया था बिगिनिंग में। ओके, ये क्यों बोला होगा वो बाद में समझेंगे, पर पहले प्रेफरेंस शेयर्स की चीज, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रेफरेंस शेयर पहले 2 लाख थे और इस साल का बैलेंस है 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के 2 लाख पूरे के पूरे आपने रिडीम कर दिए होंगे। प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस है 2 लाख और उसका करंट ईयर का बैलेंस कितना है, 0। तो इसका मीनिंग 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किया होगा, रिडीम कर दिया होगा। एंड प्रेफरेंस शेयर्स को अगर रिडीम कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर लेते, बाद में देखते हैं कि उसका और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, पहले बैलेंस था 2 लाख और इस साल का बैलेंस कितना है, 0। तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की एंट्री बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एंट्री में कैश और बैंक अकाउंट आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आउटफ्लो शो करना पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको आउटफ्लो शो करेंगे, पॉइंट नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे पॉइंट में, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ऑफ 2 लाख, और माइनस साइन से शो करेंगे बिकॉज ये आउटफ्लो था। सो इसको माइनस साइन से यहाँ पे शो करेंगे, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन 2 लाख। अब आपको पता होगा कि आपने प्रेफरेंस शेयर चैप्टर पढ़ा होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाउंडेशन में भी आता है थोड़े बहुत पॉइंट्स। तो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन जो चैप्टर है, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर जब आप रिडम्पशन करते हैं तो आपको पता होगा CRR बनाना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर जब कोई कंपनी रिडीम करे तो जैसे डिबेंचर रिडीम करो तो DRR बनता है, वैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो तो CRR बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो तो बैलेंस शीट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है बैलेंस शीट में, यहाँ पे आपको CRR बना के दिया है। ये CRR बैलेंस शीट में क्यों बनाया होगा, समझ में आएगा आपको कि प्रेफरेंस शेयर जब रिडम्पशन करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। ओके, आपको प्रोविजन थोड़े याद करवा दूं कि प्रेफरेंस शेयर जब रिडम्पशन होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोविजन ऐसे है, फर्स्ट नंबर का प्रोविजन है कि जब प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करो तो प्रेफरेंस शेयर की जितनी फेस वैल्यू है उसकी 100% वैल्यू जितना आपको रिडम्पशन रिजर्व CRR बनाना पड़ता है। कितना CRR कितना बनाना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू का 100% अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। ओके, एक और एडजस्टमेंट था, एक और प्रोविजन था इनफैक्ट कि अगर आप कोई नई सिक्योरिटी इशू करके रिडम्पशन कर रहे हैं, अगर आप कोई न्यू सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी, अगर कोई न्यू सिक्योरिटी अगर आप इशू करके रिडम्पशन कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटी में भी अदर देन डिबेंचर, अगर आप कोई नई सिक्योरिटी इशू करके अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो जितनी आपने नई सिक्योरिटी इशू की उतना आपको CRR कम बनाना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस क्वेश्चन के अंदर कि पहला एडजस्टमेंट, पहला प्रोविजन कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करो तो आपको CRR बनाना पड़ेगा। CRR कितना बनाना पड़ेगा, ये सारे प्रोविजन आपको नोट डाउन करके रखना हो तो लिख लेना। सबसे पहले CRR कितना बनाना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू का 100%, तो फेस वैल्यू का 100% CRR बनाना पड़ता है।
सेकेंड एडजस्टमेंट है कि सीआरआर कब नहीं बनाना पड़ता है, तो अगर आप नई सिक्योरिटी इशू करके अगर रिडम्पशन करें प्रेफरेंस शेयर्स का, नई सिक्योरिटी में डिबेंचर को इंक्लूड नहीं किया जाता, या तो इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर का, तो जितनी आपने नई सिक्योरिटी इशू की है उतना आपको सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। और तीसरा एडजस्टमेंट था कि सीआरआर बनता कहां से है, तो सीआरआर बनाया जाता है बेसिकली फ्री रिजर्व्स में से। सीआरआर कहां से बनता है, फ्री रिजर्व, बराबर। ये 3 पॉइंट आप लिख के रखिएगा कि 100% फेस वैल्यू का 100% अमाउंट जितना सीआरआर बनता है, अगर आप नई सिक्योरिटी इशू करके रिडम्पशन करो तो सीआरआर उतना कम बनेगा। और तीसरा एडजस्टमेंट की सीआरआर बनता कहां से है, तो फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो यहां पे आप देखो एडजस्टमेंट को, ये जो मैंने प्रोविजन आपको प्रेफरेंस शेयर के समझाया है, इसको यहाँ पे आप अप्लाई करो। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू पहले 2 लाख थी और अभी 0 है, ठीक है। इसका मीनिंग आपने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू पहले 2 लाख की, अभी 0 है, इसका मीनिंग आपने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। तो बोलो सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 2 लाख, बराबर। समझिएगा 2 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इक्विटी शेयर की वैल्यू 5 लाख थी और अभी हो गई 6 लाख, बराबर। तो यहां पे ऐसा एजम्पशन आपको लेने का कि अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू 5 लाख से 6 लाख हो रही है, मीनिंग 1 लाख की इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यही मानने का, यही एजम्पशन लेने का कि इक्विटी शेयर रिडम्पशन के लिए इश्यू किए होंगे। आपको एजम्पशन लास्ट में क्वेश्चन के नीचे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के लिए इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने नई सिक्योरिटी इशू करके अगर रिडम्पशन किया तो उतना सीआरआर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वापस एक बार 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया था, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को अगर मैं यहाँ पे वापस एक बार समझाता हूँ कि 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आपने रिडीम किया तो आपका सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 2 लाख रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा। बट ये 2 लाख का सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा बिकॉज हमने 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और 1 लाख की इक्विटी शेयर इशू की, मीनिंग नई सिक्योरिटी इशू की, तो उतना आपका सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। तो फाइनली सीआरआर कितना बनेगा, ओनली 1 लाख। तो आप सीआरआर का बैलेंस आप देखो तो यहाँ पे सीआरआर का बैलेंस 1 लाख ही है, पहले 0 था। सीआरआर का बैलेंस पहले लास्ट ईयर 0 था और इस साल का सीआरआर का बैलेंस खाली 1 लाख है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सीआरआर बनाने के लिए ये जो मैंने आपको प्रोविजन समझाया, ये प्रोविजन इन लोगों ने फॉलो किया है। और 1 लाख का सीआरआर बनाया है, क्या ये गलत चीज़ है क्या, बिल्कुल नहीं। सीआरआर जो इन लोगों ने 1 लाख का बनाया है, क्या ये गलत है, बिल्कुल नहीं। सीआरआर 1 लाख ही बनेगा। रीजन समझ आया आपको कि सीआरआर बनाने के लिए बेसिकली प्रोविजन है कि अगर हम नई सिक्योरिटी इशू करके रिडम्पशन कर रहे हो तो उतना आपको सीआरआर क्या करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने 1 लाख का सीआरआर बनाया। अब सीआरआर का एक और एडजस्टमेंट, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि सीआरआर बनता कहां से, तो सीआरआर बनता है फ्री रिजर्व से। तो अब बैलेंस शीट में देखो तो फ्री रिजर्व्स के अंदर कौन कौन है, तो पीएनएल है और जनरल रिजर्व है। और जनरल रिजर्व का बैलेंस आप देखो तो 2,50,000 से 1 लाख हो रहा है। जनरल रिजर्व का बैलेंस 2 लाख से 150 हो रहा है। जनरल रिजर्व 2 लाख से 250 से 1 लाख हो रहा है। तो जनरल रिजर्व कम हो रहा है, जनरल रिजर्व कम हो रहा है, इसका मीनिंग ये कहीं पे यूटिलाइज हुआ होगा। तो ऑब्वियसली आप कनेक्शन बिठा सकते हैं कि जनरल रिजर्व कम हो रहा है, तो ये जनरल रिजर्व कम होके कहाँ गया होगा, तो ये जनरल रिजर्व को कम करके इसको सीआरआर में ट्रांसफर किया होगा। ओके, जनरल रिजर्व कम हो रहा है 150, जनरल रिजर्व कम कितना हो रहा है 150, बट 150 कम हो रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए सीआरआर में गया होगा। इसका मीनिंग बाकी का जनरल रिजर्व कहाँ गया ये हमें पता नहीं है, तो उसके लिए आपको जनरल रिजर्व का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बराबर साथ साथ। तो हम कौन से पॉइंट पे थे, अब देखो क्वेश्चन में हम कहां से कहां घूम रहे। क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला एडजस्टमेंट कर रहे थे, कौन सा वाला, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने का। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन पॉइंट नंबर 6 पे थे हम। वापस एक बार हम कौन से पॉइंट पे थे, पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो हमने क्या किया, तो पहले क्वेश्चन में आपको ये देखा कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स पहले 0 थे, प्रेफरेंस शेयर्स का बैलेंस पहले 2 लाख था और अभी 0 हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर्स को 2 लाख रिडीम किया होगा। तो हमने क्या किया, उसका पहला एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके, उसको यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन शो कर दिया 2 लाख। बट अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको सीआरआर के एडजस्टमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सीआरआर के प्रोविजन हमने देखे तो हमें पता चला कि बेसिकली सीआरआर 2 लाख बनाना चाहिए था, बट अभी क्वेश्चन में इक्विटी शेयर इशू किए है तो उसकी वजह से 1 लाख का सीआरआर बनेगा। और ये 1 लाख का सीआरआर कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व 2 है क्वेश्चन में, पीएनएल जीआर, और जीआर कम भी हो रहा है, एक्जैक्टली 150 से कम हो रहा है, और सीआरआर 1 लाख बन रहा है। तो इसका मीनिंग जीआर में से ही सीआरआर बनाया होगा, ठीक है। तो जीआर का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि जीआर में से 1 लाख सीआरआर में गया, जीआर में से 1 लाख सीआरआर में गया, बट जीआर में डिफरेंस तो 150 का आ रहा है, तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ आपको सीआरआर जीआर अकाउंट भी आपको साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो किया इसके साथ साथ
हम क्वेश्चन में ये CRR GR अकाउंट भी हम साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पे एक और अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस था 250 और क्लोजिंग है 1 लाख रुपीज़। तो ओपनिंग 2,50,000, जनरल रिजर्व ये एक टाइप का रिजर्व है, सो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। यहाँ पे डेबिट साइड शो करेंगे बैलेंस जनरल रिजर्व, बैलेंस क्रेडिट डाउन 1 लाख रुपीज़। ओके, और ये जनरल रिजर्व में से 1 लाख कहाँ पे ट्रांसफर किया था? CRR में ट्रांसफर किया था। तो जनरल रिजर्व को अगर CRR में ट्रांसफर करो तो जनरल रिजर्व को कम करना पड़ेगा, CRR को बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? तो ये जनरल रिजर्व 250 में से 1 लाख कम करना है, CRR में ले जाना है। तो जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, और CRR को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री इसकी क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी GR अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, व्हाट अमाउंट इज 1 लाख रुपीज़। GR एंट्री क्या होगी? GR अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या होगी? GR अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 1 लाख रुपीज़। और ये 1 लाख रुपीज़ CRR में ट्रांसफर हुआ था। और बैलेंस शीट में आप देखो तो एग्जैक्ट CRR का जो बैलेंस है 1 लाख ही है, पहले 0 था और अभी 1 लाख है। तो CRR एग्जैक्टली यहीं से क्रिएट हुआ था। तो क्या आपको अब CRR अकाउंट भी बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। CRR अकाउंट 1 लाख यहाँ से क्रिएट हुआ था और बैलेंस शीट में पड़ा है, तो इसको आपको अकाउंट में मेंशन करने की, अकाउंट CRR का बनाने की जरूरत नहीं है। GR का इसलिए बनाया क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 150 था और CRR में 1 लाख ले गए ये पता है, बाकी का 50 कहाँ गया ये पता नहीं है, इसलिए हमने GR अकाउंट बनाया। बाकी CRR अकाउंट 1 लाख यहाँ से बना था और वो बैलेंस शीट में है 1 लाख एग्जैक्टली सेम वैल्यू पे, तो उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री हुई थी GR टू CRR। एंट्री क्या हुई? 1 लाख रुपए CRR बनाने की एंट्री क्या हुई? GR टू CRR। और ये एंट्री में कहीं पे भी कैश बैंक या PNL नहीं आ रहा है, तो ये जो CRR वाली एंट्री है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएगी। ओके, इसके बाद उसी पॉइंट में पॉइंट नंबर 6 पे थे हम। पॉइंट नंबर 6 में एक और एडजस्टमेंट, डिबेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे लिखा है कि डिबेंचर इशू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये वाला पॉइंट क्यों लिखा होगा कि डिबेंचर को बिगिनिंग में इशू किया था? तो डिबेंचर का बैलेंस देख लो। तो यहाँ पे अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले भी देखा था कि डिबेंचर का बैलेंस पहले 0 था और अभी 2 लाख है, तो 2 लाख के डिबेंचर बढ़ रहे हैं। अब आपको ये बोला है कि डिबेंचर को बिगिनिंग में इशू किया था। ये बात आपको क्यों मेंशन की है? क्योंकि आपको पता होगा डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। तो अगर आपने डिबेंचर बिगिनिंग में इशू किया था तो उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर आपको 9% पूरे साल का 18,000 इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, बराबर। अगर ये डिबेंचर एंड में इशू किए होते तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं आता, बट आपको ये बोला है कि बिगिनिंग में इशू किया था। कुछ भी ना बोला हो तो आपको एज्यूम यही करने का कि इशू किया होगा बिगिनिंग में, और रिडम्पशन का पॉइंट आया तो एज्यूम करने का कि एंड में रिडम्पशन किया था। इशू की बात आता है, इशू की बात आए कोई भी पॉइंट का, डिबेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, कुछ भी इशू की बात आए तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि बिगिनिंग में इशू किया था। और रिडम्पशन की बात आए तो ऐसा एज्यूम करेंगे, एक्सेप्ट क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि बिगिनिंग में रिडम्पशन किया था। बाकी रिडम्पशन वाला पॉइंट आया तो ऐसा एज्यूम करेंगे कि एंड में रिडम्पशन किया था, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाख से 0 से 2 लाख डिबेंचर हो गए, तो 2 लाख के डिबेंचर बिगिनिंग में इशू किए थे। इसमें आपको याद होगा 1 लाख प्लांट के सामने इशू किया था, 1 लाख मार्केट में इशू किए थे। और ये 2 लाख के डिबेंचर पे 9% इंटरेस्ट, 18,000 पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपलसरी। और इंटरेस्ट जो पे किया होगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक एंड PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक एंड PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डायरेक्ट एंट्री बोले तो क्या होगा? PNL टू कैश बैंक। एंट्री में PNL भी आया, कैश बैंक भी आया, तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी? ऑफकोर्स आएगी। और एक इफेक्ट की 2 इफेक्ट, तो 2 इफेक्ट आएगी। एंट्री PNL टू कैश बैंक। PNL में डेबिट क्यों किया? बिकॉज वो एक्सपेंस है। और आउटफ्लो हुआ 18,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट, तो वो कैश बैंक में बीत जाएगा। और PNL और कैश बैंक एंट्री में दोनों आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी डबल इफेक्ट शो करनी पड़ेगी। एक इफेक्ट PNL में डेबिट किया, ये एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, तो इसको ऑपरेटिंग में से रिमूव करना पड़ेगा। तो PNL पहले आपने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा, तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट मीनिंग क्या? प्लस। तो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पे प्लस करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट 9% के हिसाब से 18,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट था, 2 लाख का 9% 18,000। और उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे शो करेंगे? तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट करके यहाँ पे डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, और माइनस साइन से शो करना पड़ेगा बिकॉज ये आउटफ्लो था।
तो 18,000 इसको आउटफ्लो माइनस साइन से शो करेंगे। ये एक पॉइंट था। पॉइंट नंबर 6 के अंदर वैसे 2 पॉइंट है, एक प्रेफरेंशियल रिडम्पशन वाला और एक डिबेंचर का। ये इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट 50,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। अब आपने याद करो जनरल रिजर्व में अभी भी 50,000 मैच नहीं हो रहा था, कहाँ गया ढूंढ रहे थे हम। आपको यहाँ पे बोला है कि VRS 50,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आप क्वेश्चन में वापस एक बार देखें। VRS मीनिंग क्या होता है, ये जो लास्ट पॉइंट है असेट साइड, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट पहले था 65,000 और अभी कितना है 125। पहले था 65, अभी है 125। ये वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट क्या होता है कि आपको पता होगा, VRS सुना होगा आपने। VRS से होता है कि जब एम्प्लॉई जल्दी रिटायर हो जाता है तो उसको एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पे पे होती है, बड़ी अमाउंट सैलरी के ऑप्शन में अगेंस्ट में पे होता है, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड VRS अमाउंट। एंड VRS एवरी टाइम एवरी मंथ नहीं पे करना होता है, कोई भी एम्प्लॉई जिंदगी में एक ही बार वैसे रिटायर हो सकता है, तो उसका पेमेंट एक ही बार करना होगा। और ये बिजनेस की रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, बट ये बार बार नहीं होती, तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो ये एक आपको पॉइंट याद होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके हम शो करते थे। तो दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट ये बिजनेस में रूटीन चीज नहीं है जो बार बार नहीं होती है, बट है तो बिजनेस का एक्टिविटी। तो इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी अलग से शो करेंगे, बिकॉज ये बिजनेस में रूटीन पे नहीं होगा। एवरी ईयर एम्प्लॉय को रिटायर नहीं होने वाला है, एक ही एम्प्लॉय बार बार रिटायर नहीं होगा। तो उसको जो पेमेंट किया होता है, लमसम पेमेंट, एक एक्स्ट्रा पेमेंट जो हमने एम्प्लॉय को पे किया होता है, वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। इसको कंपनी धीरे धीरे फिर राइट ऑफ करती है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ और उसको 5 लाख रुपए पे किए, फिर कंपनी को 5 लाख रुपए धीरे धीरे करके फिर PNL में राइट ऑफ कर लेती है। तो वैसे यहाँ पे आपको ये बोला है कि हमने करंट ईयर में 50,000 रुपीज राइट ऑफ किया है, वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट पेमेंट नहीं किया है। क्या किया है, राइट ऑफ किया है। तो अब देखो यहाँ पे VRS का जो बैलेंस है ना, ओपनिंग है 65,000, ओपनिंग बैलेंस है VRS का 65,000, और इसमें से 50,000 राइट ऑफ करूं तो मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए था, 15,000 का बैलेंस आना चाहिए था। VRS राइट ऑफ करूं, 60,000 का VRS का बैलेंस है 65,000, और इसमें से 50,000 अगर मैं राइट ऑफ करूं तो बैलेंस कितना आना चाहिए 15,000। और यहाँ पे क्लोजिंग आप देखो 15,000 की जगह कितना दिख रहा है 125। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने 50,000 राइट ऑफ करने के बाद और कोई एम्प्लॉय करंट ईयर में रिटायर हुआ होगा, उसको और कुछ एडिशनल पेमेंट किया होगा, जिसकी वजह से बैलेंस बढ़ रहा है। और हमें एडजस्टमेंट में जो 50,000 अमाउंट दी है वो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस करो, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 50,000 तो मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनली अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अकाउंट भी बना देंगे, VRS का अकाउंट भी प्रिपेयर कर देंगे। VRS एक और अकाउंट यहाँ पे बना देते हैं, VRS अकाउंट बराबर। ये अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली एडजस्टमेंट की अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम VRS अकाउंट बना देते हैं, वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट अकाउंट, जो नाम आपको देना हो दे सकते हैं। ये एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसा एक पॉइंट है जिसको आपको धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको दिया है, डेबिट बैलेंस होगा, असेट साइड है। तो 50,000 का ओपनिंग है, सॉरी 65,000 का ओपनिंग है, ओपनिंग है 65,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है, क्लोजिंग है 125,000। ओपनिंग है 65, क्लोजिंग है 125। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस इसको यहाँ पे शो कर दो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, इट इज 1,25,000। ओके, अब आपको एडजस्टमेंट में बोला था कि करंट ईयर में 50,000 का VRS राइट ऑफ किया था जनरल रिजर्व में, PNL में नहीं। कहाँ पे राइट ऑफ किया था, जनरल रिजर्व में। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, तो राइट ऑफ करने की एंट्री नॉर्मली अगर आप PNL में राइट ऑफ करते तो एंट्री क्या होती, PNL टू VRS। PNL में कोई भी चीज एक्सपेंस आप राइट ऑफ करो तो एंट्री क्या होगी, PNL टू एक्सपेंस। बट इसको हमने PNL में राइट ऑफ नहीं किया था, आपको स्पेसिफिक बोला है कि इसको राइट ऑफ कहाँ किया था, जनरल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, GR टू VRS। एंट्री क्या होगी, GR टू VRS। तो VRS अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय GR अकाउंट, कितना 50,000 बराबर GR टू VRS। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर हमने GR अकाउंट भी बनाया था, तो उसकी दूसरी इफेक्ट GR अकाउंट में भी ट्रांसफर होगी, GR टू VRS। तो GR अकाउंट में भी डेबिट साइड आएगा टू VRS अकाउंट, यहाँ पे आएगा टू VRS अकाउंट, एंड अमाउंट कितना था 50,000। तो 50,000 यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा, क्रॉस एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये VRS जो 50,000 राइट ऑफ किया था उसकी एंट्री हुई GR टू VRS, और ये एंट्री में ना तो कैश बैंक आया ना तो PNL आया। तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी, बिल्कुल नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद वाला पॉइंट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद
इनकम टैक्स का जो हर क्वेश्चन में नॉर्मली होता है ये पॉइंट, इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर एस्टिमेटेड टू बी 1,35,000। इसका मीनिंग करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना है 135। ओके, टैक्स प्रोविजन की टैक्स पेड, तो टैक्स प्रोविजन, टैक्स पेड नहीं होता, टैक्स पेड आपको ढूंढना होता है कि कितना पे किया। तो इसके लिए आपको टैक्स प्रोविजन अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आप देखो तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट नॉर्मली क्वेश्चन में होता ही है। तो टैक्स प्रोविजन प्रीवियस ईयर का 60 है और करंट ईयर का है 95। प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 60 और करंट ईयर का बैलेंस कितना है 95, और दोनों का डिफरेंस करो तो 35 होता है, जबकि एडजस्टमेंट की जो फिगर है वो तो कितनी सारी अमाउंट है 1,35,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस खाली हो रहा है 35, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है खाली 35,000 और एडजस्टमेंट बोला है 1,35,000। तो अमाउंट तो कहीं पे दूर दूर तक मैच नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक और अकाउंट नेक्स्ट बना देते हैं। सी अकाउंट में मैंने कोई आपको ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि इतने इतने अकाउंट बना देना, इतना नहीं बना देना, ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है। आपको जहाँ जहाँ पता चले कि इतने अकाउंट आपको जरूरत पड़ेगी ओपनिंग क्लोजिंग चेक करके उतने अकाउंट बना दे जाने का, ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है कि इतने अकाउंट बनेंगे, बराबर। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बनेंगे, देख दैट इज दैट अकाउंट वाज इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट, और उसका ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर ले कितना था। तो ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स प्रोविजन का 60,000 एंड 95,000, 60,000 एंड 95,000। यहाँ पे अकाउंट का नाम लिख लेते हैं टैक्स प्रोविजन अकाउंट। टैक्स प्रोविजन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा 60,000 और क्लोजिंग है 95,000। एक बार वापस अमाउंट चेक कर ले, ओपनिंग था 60,000, क्लोजिंग है 95,000, ओपनिंग 60, क्लोजिंग 95,000 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 95,000। क्लोजिंग बैलेंस 95,000। ओके, एडजस्टमेंट आपको करंट ईयर में ही बोला था, एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये बोला था कि करंट ईयर में टैक्स प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ था 1,35,000 का टैक्स प्रोविजन क्रिएट हुआ था। तो करंट ईयर में 135,000 का टैक्स प्रोविजन क्रिएट हुआ था, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो टैक्स प्रोविजन पीएनएल से बनता है, पीएनएल से टैक्स प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, एंट्री क्या होगी पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट 1,35,000 का करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री अमाउंट आएगी पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। एंट्री जो आपने बोली पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, इसके अंदर पीएनएल अकाउंट आ रहा है, ये एंट्री जो आपने बोली पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, इसके अंदर एंट्री में पीएनएल अकाउंट आ रहा है। तो आपको पता होगा कि भी जब भी पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन के अंदर आता है, तो क्वेश्चन के अंदर जब भी पीएनएल का बैलेंस आता है तो आपको पीएनएल अकाउंट अगर क्वेश्चन में आया तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने बनाया है यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पे शो करेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आता है उसके अंदर इसको दिखाना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कैश एक्टिविटी हुआ, अभी तक पे हुआ नहीं है। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में डेबिट जो किया था उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मीनिंग प्लस करेंगे। तो दैट इज टैक्स प्रोविजन अकाउंट, यहाँ पे टैक्स प्रोविजन अकाउंट अमाउंट इज 1,35,000 टैक्स प्रोविजन। ओके, अकाउंट बंद करना अभी बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे, बट टैक्स प्रोविजन की इफेक्ट हमने कर दी। एंट्री पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, एंट्री में पीएनएल आ रहा था तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक इफेक्ट आएगी, तो वहां पे हमने कर दी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन बोला है कि डेप्रीशिएशन 15% रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट बट नो डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट के ऊपर 15% डेप्री प्रोवाइड करो और लैंड बिल्डिंग पे कोई डेप्री मत करना, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन का पॉइंट आप सीधा अकाउंट के अंदर हमने प्लांट अकाउंट बनाया था वहां से जाके देखे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। प्लांट अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया था, ये रहा प्लांट्स एंड मशीन अकाउंट। यहाँ पे आप देखो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आई हुआ क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहले लॉजिकली समझे तो ओपनिंग बैलेंस है प्लांट का 5 लाख, फिर आपको ये बोला था कि 50,000 का प्लांट 70 में बेचा और 20,000 का प्रॉफिट किया था, याद है। 50,000 का प्लांट 70 में बेचा और 20,000 का प्रॉफिट किया। ओपनिंग बैलेंस प्लांट का बोलो कितना था, ओपनिंग बैलेंस प्लांट का कितना था 5 लाख। यहाँ पे मैं लिखूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, देखो फिर अब कर देंगे। 5 लाख रुपए का प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि प्लांट हमने सेल कर दिया, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, प्लांट हमने 50,000 का सेल कर दिया, तो 50,000 का प्लांट हमने सेल कर दिया, 70,000 में बेचा, तो 70,000 मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 50,000 का प्लांट बेचा था ना,
तो 50,000 का प्लांट बेचा था, तो 5 लाख में से 50,000 माइनस करो। फिर आपको ये बोला था कि हमने 4,50,000 का प्लांट खरीदा जिसमें हमने 1 लाख रुपए डिबेंचर इशू किए और 350 का कैश पे किया था, मीनिंग देयर बाय 4,50,000 का इन शॉर्ट आपने नया प्लांट भी खरीदा है। 4,50,000 का हमने नया प्लांट भी खरीदा है। तो 5 लाख ओपनिंग था, इसमें से 50 माइनस हुआ, बचा कितना 450। 450 में और 450 ऐड कर दो तो बैलेंस कितना आएगा, 9 लाख का बैलेंस आएगा। तो फाइनली मेरे पास प्लांट का जो बैलेंस है वो कितना पड़ा है, 9 लाख। और मुझे डिबेंचर अकाउंट डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट बोला है कि डेप्रिसिएशन 15% मेरे को चार्ज करना है प्लांट के ऊपर। अब यहाँ पे हमने जो प्लांट खरीदा बेचा था उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे था, एक बार वो भी देख लेते। प्लांट का पॉइंट यहाँ पे था पॉइंट नंबर 2 में, और उसी पॉइंट में परचेज भी था। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि प्लांट जो सेल किया था उसकी डेट है 1/4, उसकी डेट क्या है 1/4। डेट पे इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए है कि डेट की वजह से डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो सकती है। तो प्लांट हमने जो सेल किया था वो सेल किया था 1/4 को, और उसी दिन को आगे बोला है कि नया प्लांट खरीदा था कितने का, 4,50,000। मीनिंग देयर बाय जो प्लांट सेल किया, जो प्लांट परचेस किया, सब कुछ कब हुआ था, तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर पहले दिन पे 1/4 को हो गया था। मीनिंग ये 5 लाख का बैलेंस जो था ओपनिंग बैलेंस था, और ये 5 लाख का ओपनिंग में से 50,000 ओपनिंग में सेल किया और 450 ओपनिंग में परचेस किया। मीनिंग ये 9 लाख का जो बैलेंस है, ये 9 लाख का बैलेंस पहले ही दिन से मेरे पास है। मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 9 लाख का जो बैलेंस है, 9 लाख का बैलेंस मेरे पास पहले ही दिन से है, और डेप्रिसिएशन मुझे 9 लाख के ऊपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और 9 लाख के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन में कितने महीने का प्रोवाइड करूँ, तो मुझे पूरे साल का डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 9 लाख का बैलेंस जो है ये मेरे पास 1/4 से है, क्योंकि परचेस सेल जो भी हुआ था सब कुछ 1/4 से हुआ था। तो ये 9 लाख का बैलेंस मेरे पास पहले ही दिन से है, तो ये मैं 9 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। और डेप्रिसिएशन का रेट आपको क्वेश्चन में आप देख लो, तो डेप्री का रेट कितना बोला है, 15% का डेप्री का रेट बोला है। तो 9 लाख के ऊपर आप डेप्री प्रोवाइड करो तो 9 लाख का 15% 1,35,000 डेप्री की फिगर होगी। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है 1,35,000, वो डेप्री की एंट्री यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको शो कर देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे डेप्री की एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, डेप्री इज इन नॉन कैश एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट होता है तो आप क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहाँ पे एड बैक करेंगे डेप्री ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी 1,35,000, डेप्री ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी 1,35,000। और इसकी 1,35,000 की दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, तो ये 1,35,000 की एक सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे भी आएगी प्लांट्स एंड मशीन अकाउंट के अंदर। प्लांट्स एंड मशीन अकाउंट जो आपने बनाया था यहाँ पे, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा बाय डेप्री अकाउंट, इट इज 1,35,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा। इसके बाद ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हो गया, पीएनएल में डेबिट हो गया, पीएनएल में एड बैक कर दिया, और उसकी दूसरी इफेक्ट प्लांट एंड मशीन अकाउंट में भी कर दी। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वाला जो पोर्शन था ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये 9 एडजस्टमेंट आपने की, ऑलमोस्ट बैलेंस शीट के सारे पॉइंट कवर हो गए। अब खाली एक बार आपको बैलेंस शीट देखना है, एक एक करके पॉइंट आपको देखते जाना है कि बैलेंस शीट में क्या वर्किंग कैपिटल के सिवा क्या कुछ और रह तो नहीं गया। अगर रह गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर इफेक्ट आती है तो इफेक्ट देते जाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कैश सारे एडजस्टमेंट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बैलेंस शीट के एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी कोई इफेक्ट अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी इफेक्ट शो कर। सो इसके बाद बैलेंस शीट के एक एक पॉइंट रीड करना स्टार्ट कर दे। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखो तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको ये मिलेंगे कि ऑलरेडी जिसको हमने एडजस्ट कर लिया होगा एडजस्टमेंट में, और बहुत सारे पॉइंट आपको अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पहले 5 लाख था, अभी 6 लाख हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे। तो 1 लाख की इक्विटी शेयर अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 1 लाख की इक्विटी शेयर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख हमने अभी तक यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट में कहीं नहीं आया था। तो अब यहाँ पे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर इश्यू करना ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पॉइंट नंबर 5 इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज।
और ये इनफ्लो होगा क्योंकि इक्विटी शेयर इश्यू करके कैश इनफ्लो आएगा, तो ये इनफ्लो पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। इसकी एंट्री अगर आप बोले तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और एंट्री में कैश बैंक आया तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर 2 लाख थे और अभी 0 हो गए, तो इक्विटी शेयर खत्म हो गया। इक्विटी शेयर वाला पॉइंट इसको मैं ज़रा रब कर दूं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी है कौन कौन सा पॉइंट हो गया, कौन सा पेंडिंग है। इक्विटी शेयर वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर पे आते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडम्पशन किया था, पहले 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर अभी 0 है, तो हमने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया था। उसके साथ साथ हमने CRR वाला पॉइंट भी देख लिया था और प्रेफरेंस शेयर हमने रिडम्पशन कर दिया था। आपको देखना हो तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की फिगर यहाँ पे 2 लाख रुपए ऑलरेडी हमने मेंशन कर दी है, बराबर। ये इसलिए मेंशन हो चुका है क्योंकि वो एडजस्टमेंट में कवर हो चुका है। तो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आपको निकलेंगे कि जो आपको अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद CRR 1 लाख था। हमें पता है कि CRR क्रिएट कहाँ से हुआ था, जनरल रिजर्व से क्रिएट हुआ था, फ्री रिजर्व में से, और ये 1 लाख एग्जैक्टली पूरा का पूरा GR से क्रिएट हुआ था, तो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको जाने दो। इसकी एंट्री थी GR टू CRR, एंट्री क्रिएट करने की क्या थी, GR टू CRR, तो GR और टू CRR एंट्री में कहीं की PNL या कैश बैंक नहीं आ रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। इसके बाद तो कैपिटल रिजर्व 1 लाख था, तो कैपिटल रिजर्व का हमने 1 लाख का अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि हमें पता था कि 30,000 ये प्रॉफिट की वजह से था और 70,000 रिवैल्यूएशन की वजह से था, ये हमें पता था, तो हमने वो कैपिटल रिजर्व का अकाउंट नहीं बनाया था, तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व, इसका हमने अकाउंट बना दिया, इसको क्लोज करना बाकी है, वो देखते हैं अभी। उसके बाद PNL अकाउंट का बैलेंस, ये जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है ये अकाउंट खाली क्लोज करना बाकी है, वो लास्ट में करते हैं। उसके बाद PNL अकाउंट का जो बैलेंस है 50 और 70 डिफरेंस 20,000, वहां से आपने क्वेश्चन चालू किया था। उसके बाद डिबेंचर का बैलेंस पहले 0 था, अभी 2 लाख है, तो उसमें 2 लाख के डिबेंचर इश्यू किए हैं, उसमें 1 लाख के डिबेंचर कैश के अगेंस्ट इश्यू किए और 1 लाख के डिबेंचर प्लांट के अगेंस्ट में इश्यू किए, तो इसकी इफेक्ट ऑलरेडी हमने कर दिए। और डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि हमें पता चल गया कि 2 लाख रुपए एग्जैक्टली क्यों आए थे, कहाँ से आए थे। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, यहाँ से आपको ये वर्किंग कैपिटल में शो करना पड़ेगा, तो ट्रेड पेबल्स का बैलेंस है 1,10,000 और 1,15,000, ट्रेड पेबल्स मीनिंग क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स को अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल का हमने पोर्शन बनाया है, वहाँ पे यहाँ पे इसको क्रेडिटर्स को शो कर देंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में क्या चेंज आया था और प्लस माइनस क्या होगा वो भी साथ साथ देखते जाते हैं। तो क्रेडिटर्स के अंदर ओपनिंग था ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स का ओपनिंग था 1,10,000 और क्लोजिंग 1,15,000, तो क्रेडिटर्स 5,000 से बढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग हमने 5,000 परचेज किया होगा बट पेमेंट नहीं किया, मीनिंग परचेज PNL में डेबिट तो हो गया, परचेज 5,000 का परचेज हुआ है बट सामने पेमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग पेमेंट नहीं हुआ है। तो 5,000 रुपए परचेज PNL में डेबिट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो गया, बट सामने कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। तो PNL में अगर डेबिट हो गया तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट आपने बनाया था उसके अंदर क्रेडिटर्स को 5,000 रुपीज से क्या करना पड़ेगा, क्या कहाँ पे शो करेंगे, तो इसको 5,000 रुपीज प्लस साइन से क्रेडिटर्स को शो करेंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस पहले 20,000 थी, अभी 30,000 है। इसको अब लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस कोई भी नाम दे दो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये सैलरी है, एक लास्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर पॉइंट था। फॉर एग्जाम्पल इसको आप सैलरी मान लो कि सैलरी लायबिलिटी पहले 20,000 थी, अभी 30,000 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया बट पे नहीं किया, इसीलिए तो लायबिलिटी बढ़ रही है, 20 का 30 हो गया। तो PNL अकाउंट सैलरी आपने डेबिट कर दी 10,000 से, बट सामने आपका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, जैसे परचेज ऊपर वाला जो पॉइंट था इसके जैसे ही पॉइंट हुआ, PNL अकाउंट डेबिट कर दिया बट सामने कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। तो अगर PNL डेबिट कर दिया तो वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, यहाँ पे सेकेंड नंबर का पॉइंट शो करेंगे, सेकेंड नंबर का पॉइंट यहाँ पे लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 10,000 से क्रेडिटर बढ़ रहे, तो पहले PNL डेबिट एक्स्ट्रा किया होगा, अब PNL को क्या करेंगे, क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। ओके, सिमिलर सेम जो आगे क्रेडिटर वाला पॉइंट है इसके जैसे ही है। इसके बाद है टैक्स प्रोविजन का अकाउंट हमने बनाया था, खाली अकाउंट क्लोज करना बाकी, वो देखते बाद में। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड लास्ट ईयर का पे किया होगा, करंट ईयर का प्रोविजन किया होगा, ठीक है। तो डिविडेंड करंट ईयर का जो प्रोविजन था उसकी इफेक्ट वापस आपको दिखा दूं कहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट इफेक्ट की थी हमने। तो 90,000 जो करंट ईयर का प्रोविजन हुआ था वो PNL डेबिट हुआ था, तो प्रोविजन जो करंट ईयर का था वो यहाँ पे प्रॉफिट में एड बैक कर दिया।
और 60,000 जो प्रीवियस ईयर का पे किया था उसको हमने यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रीवियस ईयर का डिविडेंड माइनस कर दिया था, क्योंकि डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पे किया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो होगा तो इसको यहाँ पे इसको माइनस कर दिया था। इसके बाद डिविडेंड पेएबल हो गया। आगे बैलेंस शीट में असेट साइड, असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, उसका हमने अकाउंट बनाया, क्लोज करना बाकी वो लास्ट में देखते हैं। प्लांट एंड मशीन अकाउंट बना दिया था, क्लोज करना बाकी वो भी लास्ट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री पहले 90,000 थी, अभी 95,000, इसका मीनिंग इन्वेंट्री परचेज हुई है। अब परचेज किया इन्वेंट्री को तो आउटफ्लो होगा, तो इन्वेंट्री परचेज किया वो आउटफ्लो वर्किंग कैपिटल के अंदर 5,000 परचेज ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 वर्किंग कैपिटल के अंदर परचेज ऑफ इन्वेंट्री 5,000 माइनस साइन से शो करेंगे। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है इसका मीनिंग क्या, परचेज हुआ था तो माइनस साइन से। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है तो सेल किया था तो पॉजिटिव साइन से। ओके, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मीनिंग डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस है 225 और क्लोजिंग है 250, तो डेटर्स भी बढ़ रहे हैं। डेटर्स बढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, इनको हमने सेल्स किया 25,000 रुपये सेल्स किया, एक्स्ट्रा 25,000 का सेल्स किया, बट सामने कैश कलेक्शन नहीं आया क्योंकि डेटर बढ़ रहा है तो कैश कलेक्शन हुआ नहीं है। तो सेल्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, 25,000 रुपये का सेल्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बट सामने कैश इनफ्लो नहीं हुआ है तो रिवर्स करो। तो सेल्स 25,000 रुपये आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया तो उसको रिवर्स करो, डेबिट करो। डेबिट मीनिंग क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल के अंदर 25,000 रुपये डेटर्स माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 डेटर्स का बैलेंस 25,000, इसको रिड्यूस करो और इसके बाद डेटर्स वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद डेटर्स डन, उसके बाद आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग है 90,000, क्लोजिंग है 65,000। ये 65,000 जो क्लोजिंग है ये अपना आंसर है। 90,000 इसका जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस जो है इसको हम लिखेंगे। 90,000 जो ओपनिंग है इसको हम लिखेंगे, क्लोजिंग को हम पहले से लिखते नहीं है, वो आंसर होता है, वो हमें लाना होता है। तो ओपनिंग 90,000 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, इसका हमने अकाउंट बनाया, खाली अकाउंट क्लोज करना बाकी है, ठीक है। सो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, पूरी बैलेंस शीट देख ली। अब लास्ट में जितने भी हमने अकाउंट बनाए थे उसमें सारे के सारे अकाउंट हमने अभी क्लोज नहीं किए थे क्योंकि हम एक एक करके लास्ट में अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक एक करके जितने भी अकाउंट बनाए थे वो अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में अब देखो ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 70,000, डेबिट साइड 3 लाख और क्रेडिट साइड 150, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 150 3 लैक्स हो रहा है। मीनिंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ऐसे ही क्लोज हो गया, कोई डिफरेंस नहीं शो कर रहा है। इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, इसका टोटल करके देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1 लाख माइनस 70,000 माइनस 1,35,000 और 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1 लाख माइनस 70,000 माइनस 1,35,000 765। सो प्लांट एंड मशीन अकाउंट भी क्लोज हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट चेक कर ले। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 1 लाख रुपीज़ है और क्रेडिट साइड 75,000 प्लस 50,000 125 माइनस 1 लाख। सो 25,000 का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 25,000 का डिफरेंस शो कर रहा है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस शो कर रहा है, डेबिट से डिफरेंस शो कर रहा है, तो इसको आपको क्या समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट से डिफरेंस आ रहा है, इसका मीनिंग या तो इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा या तो बेचा होगा। डेबिट से डिफरेंस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या आएगा, परचेज हुआ होगा। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश और बैंक। तो कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट की वजह से 25,000 रुपये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो और शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 आउटफ्लो, इसको इन्वेस्टमेंट को शो कर देंगे, बराबर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट देखो तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल 2,50,000 ऐसे ही मैच हो रहा है। वीआरएस अकाउंट क्लोज करें तो वीआरएस अकाउंट में क्रेडिट साइड 50,000 प्लस 1,25,000 माइनस डेबिट साइड 65,000 कम्स टू 1,10,000।
VRS का डिफरेंस आ रहा है 1,10,000। ये VRS का डिफरेंस शो करेगा कि ये जो VRS है ये करंट ईयर में कोई एम्प्लॉय हमें रिटायर हुआ होगा, कोई एम्प्लॉय अपने बिजनेस में से रिटायर हुआ होगा और उसको हमने एडिशनली 1,10,000 का पेमेंट किया होगा। तो एडिशनली हमने 50,000 रुपीज़ 1,10,000 रुपीज़ VRS पे किया होगा और VRS पे करने की एंट्री होगी VRS टू कैश और बैंक। और VRS टू कैश और बैंक ये जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है। बिजनेस में रूटीन हर साल सेम एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता। सो इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी और ये बिजनेस में कभी कभी होगी, बराबर। तो इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, प्लस माइनस करके यहाँ पे हमने दिखाया था VRS 1,10,000, यहाँ पे इसको माइनस साइन से शो कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, 1,10,000 माइनस कर देंगे, बराबर। इसके बाद अकाउंट्स में कौन सा क्लोज करने बाकी है देख लो। टैक्स प्रोविजन अकाउंट लास्ट एक बाकी है, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो टैक्स प्रोविजन में क्रेडिट साइड का टोटल 60,000 प्लस 1,35,000 माइनस 95,000 कम्स टू ₹1,00,000। तो टैक्स प्रोविजन का डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपये। ये 1 लाख रुपये टैक्स प्रोविजन का जो डिफरेंस है ये क्या शो करेगा, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट शो करेगा कि इतने पैसे आपने करंट ईयर में टैक्स पे किया होगा। ये क्या शो करेगा, टैक्स पेड अमाउंट। तो 1 लाख रुपये का टैक्स पे किया होगा, तो टैक्स पेमेंट का जो हेड है, वो टैक्स पेमेंट का जो हेड है वो यहाँ पे हम इसको शो करते हैं टैक्स पेड कितना आया था, 1 लाख रुपीज़ एग्जैक्टली ₹1,00,000 आ रहा था टैक्स पेड। तो यहाँ पे टैक्स पेड की अमाउंट यहाँ पे इसको आउटफ्लो में शो कर देंगे 1 लाख रुपये टैक्स पेड माइनस साइन से, ठीक है। सो ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन, ऑल दी अकाउंट्स आर क्लोज्ड। एक एक करके आप देख ले, सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, जनरल यूज ऑफ VRS, टैक्स प्रोविजन, ये सारे अकाउंट जितने भी बनाए थे क्लोज कर दिए। जितने भी एडजस्टमेंट्स है सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिए। नाउ फाइनली टोटल करने की बारी। नाउ टोटल करने के लिए सबसे पहले मैं एक एक चीज़ यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ तक का टोटल कर लेते हैं। 20,000 का प्रॉफिट था, फिर जो ऐड करना था 90,000 प्लस 18,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,35,000, टोटल कितना हो रहा है 3,78,000। तो इसको ऐड करेंगे 3,78,000, इसको ऐड करेंगे और माइनस कितना होगा, तो माइनस कितना हो रहा है 40,000 रुपीज़ माइनस हो रहा है। तो ये 40,000 रुपीज़ को इसको माइनस साइन से शो करेंगे 40,000। चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना था तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में 5,000 कट एंड 15,000 नेगेटिव आएगा। वर्किंग कैपिटल चेंज में 15,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा, ओके। एंड कैश फ्लो बिफोर टैक्स और बाकी सारी चीज़ें, ओके। यहाँ तक का टोटल करना चालू करें सबसे पहले। चलो, तो सबसे पहले 3,20,000 से प्रॉफिट से चालू करते हैं। 20,000 प्रॉफिट प्लस ऐड करेंगे 378 माइनस हो रहा है 40,000, सो 358 चेंज बिफोर वर्किंग कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है 3,58,000, ओके। इसमें से 3,58,000 में से 15,000 का वर्किंग कैपिटल चेंज माइनस करो तो आंसर आ रहा है कैश फ्लो बिफोर टैक्स बिफोर इनकम टैक्स 3,43,000। कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 3,43,000। इसमें से टैक्स पेड की जो अमाउंट है 1 लाख रुपए वो माइनस करो तो बैलेंस कितना आएगा 2,43,000। बैलेंस कितना आएगा 2,43,000। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें से 2,43,000, उसमें से 1,10,000 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का पेमेंट माइनस करो तो फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना बचता है, तो इट कम्स टू 1,33,000। ये फाइनली बैलेंस कितना बचता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,33,000, और इसको सेकंड कॉलम के अंदर बाहर लिख सकते हैं 1,33,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक ये पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट आंसर आया 1,33,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। और इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टोटल करते हैं 1,50,000 प्लस 70,000 माइनस 3,50,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000 माइनस 25,000 कम्स टू 80,000 माइनस। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है माइनस 80,000, ओके। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 2 lakhs माइनस 18,000 एंड प्लस 1 लाख। तो आंसर आ रहा है 78,000 और वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है 78,000। तो यहाँ पे 78,000 नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है एंड कैश
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस था 90,000, वो हमने शो कर दिया। फाइनली हमारे पास आंसर्स रेडी हो गए। आंसर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर है 1,33,000, इन्वेस्टिंग का -80,000, फाइनेंसिंग का -78,000 बराबर, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 90,000 है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस दिया है 65,000। तो फाइनली 25,000 माइनस और 90,000 प्लस था, सो फाइनली 65,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे आपका आंसर मैच हो जाएगा 65,000, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर था। ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर 65,000 जो आंसर था वो यहाँ पे मैच हो जाएगा। वापस एक बार कौन कौन से अमाउंट को प्लस माइनस किया था वापस एक बार देख ले। 1,33,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो था, 1,33,000, उसमें से 80,000 माइनस करो इन्वेस्टिंग का, माइनस करो 78,000 फाइनेंसिंग का। ओके, इसके बाद 90,000 प्लस करो ओपनिंग कैश, तो प्लस 90,000 करने पे आंसर आता है 65। वो 65 क्या होगा, वो 65 है अपना आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। मैं आपको ये जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का और आगे के सॉल्यूशन भी बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन आप यहाँ पे वीडियो के नीचे अटैचमेंट में मोर ऑप्शंस में जाके ये पूरा सॉल्यूशन हैंड रिटन आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में। थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.